हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध अभिक्षमता पे बात कर रहे थे और उसमें हमने लास्ट क्लास में आपसे चर्चा किया था शोध के प्रकारों पे। उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। शोध के प्रकार या रिसर्च के जो टाइप्स होते हैं, आखिरी जो प्रकार हमने आपसे बताया था वो गुणात्मक अनुसंधान था, जिसमें हमने 4-5 तरह के जो विधि है रिसर्च के उन पे आपसे बात किए थे। अब हम देखते हैं अवधारणा के आधार पे रिसर्च कितने प्रकार का होता है। किसके आधार पर? अवधारणा के आधार पर। अवधारणा के आधार पर रिसर्च कितने प्रकार का होता है? तो 2 तरीके का होता है रिसर्च। पहला जो होता है वो वैचारिक होता है, वैचारिक अनुसंधान। इसको कॉन्सेप्चुअल रिसर्च भी कहते हैं। पहला क्या है? वैचारिक अनुसंधान। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ विचारों को महत्व दिया गया है, यहाँ थिंकिंग को महत्व दिया जा रहा है, यानी अवधारणाओं को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो होता है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें दार्शनिकों और विचारकों द्वारा नई अवधारणाओं को, नए नियमों को, नई अवधारणाएं या नए सिद्धांतों को क्या करते हैं? विकसित करने और उनकी व्याख्या करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। या इस प्रकार के रिसर्च का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पर कोई दार्शनिक है, कोई विचारक है जो नई अवधारणाएं दे रहा है, ठीक है, उनको विकसित कर रहा है और उनका व्याख्या करता है। इसे कहते हैं वैचारिक रिसर्च। यहाँ पे विचारों पे सारा का सारा रिसर्च निर्भर होता है। एक दूसरा जो है अनुभव सिद्ध अनुसंधान। नाम से ही काफ़ी हद तक आप समझ जाएंगे कि क्या है अनुभव सिद्ध अनुसंधान या शोध। इसका मतलब क्या होता है कि यह अनुभव और किस पे आधारित होता है, यानी जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? ये अनुभव प्लस ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का हिंदी होता है अवलोकन। आप अक्सर आपने कहा भी होगा इस शब्द को कि ऑब्जर्व कीजिए, या आपने सुना भी होगा कि किसी घटना को आप नोटिस करते हैं। आप इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, नोटिस करना, किसी को, किसी की एक्टिविटी को नोटिस करना, वही होता है ऑब्जर्व करना। ठीक है। तो अवलोकन पर निर्भर होता है, अनुभव पर निर्भर होता है इस तरह का रिसर्च। इसमें शोधकर्ता यानी जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है कि वो कोई परिकल्पना तैयार करता है। अब ये परिकल्पना क्या है? परिकल्पना होती है जब आप कोई शोध कार्य शुरू करते हैं तो शोध का पहला चरण होता है समस्या ढूंढना। सबसे पहले आप कोई समस्या ढूंढेंगे, फिर उस पर आप शोध कार्य करेंगे। तो जब आप समस्या ढूंढते हैं तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आपके मन में आता है बहुत सारा। मान लीजिए आप दैनिक जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गई। एज ए स्टूडेंट आप देखें तो दिन भर कोई ना कोई समस्या आती जाती रहती है। कोई समस्या आती है, फिर आप थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट करते हैं और फिर आप सोचते हैं क्या कि इसका समाधान क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करें। तो आपके पास बहुत सारे समाधान होते हैं। परिकल्पना का मतलब क्या होता है? जिसका कोई जमीनी हकीकत ना हो, बल्कि वो आंख बंद करके आप जिस दुनिया में कल्पना करते हैं, सोचते हैं, वही होती है परिकल्पनाएं। तो जब आप समस्याएं सोचते हैं तो समस्याओं के बाद में आप क्या करते हैं? उसके बहुत सारे विकल्प ढूंढते हैं समाधान के, कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। उनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करते हैं और फिर आपने सेलेक्ट किया, जिस समस्या के जिस समाधान को आपने सेलेक्ट किया उसको सही साबित करने के लिए आप काम करना शुरू करते हैं। भाई आपने अपनी समस्या देखी कि आपको ये प्रॉब्लम्स है, अब उसके लिए आपने सोचा कि इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, फिर आप उस सॉल्यूशन को सही में हकीकत में बदलने के लिए आप काम करना शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा कि एग्जाम आपके सामने है, ये एक समस्या है कि आप फर्स्ट पेपर कैसे पढ़ें। फिर आपने कुछ देर सोचा और फिर आपको लगा कि नहीं, मैं क्लास लेक्चर लूँगा, फिर किताब देखूंगा जो रेफरेंस बुक है, और फिर क्या करूँगा? एक शॉर्ट नोट्स बना के प्रैक्टिस करूँगा। ये आपने उसका समाधान ढूंढिया और आपको लगा कि अगर मैं इस समाधान पे काम करता हूँ तो मैं फाइनल में क्या होगा? एग्जाम क्लियर कर लूँगा, ये श्योर है। तो आपने काम करना शुरू कर दिया। किसके लिए? जो आपने सॉल्यूशन ढूंढा है उसको सत्य साबित करने के लिए कि आपका सॉल्यूशन सही हो, इसके लिए आपने काम करना शुरू कर दिया। यानी आप किताब ढूंढेंगे, मटेरियल्स ढूंढेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, जिसे रिसर्च में डाटा कलेक्शन बोलते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करना। तो जो शोधार्थी होता है वो किसी समस्या का जब परिकल्पना करता है, समाधान करता है, तो फिर उसको क्या चाहिए? अब कलेक्शन चाहिए। किसका? डाटा, यानी आंकड़ों को एकत्र करना शुरू करता है और अपनी परिकल्पना या अपने समाधान को सत्य साबित करने पे लग जाता है पूरी तरीके से। तो ये होता है अनुभव सिद्ध क्या? अनुसंधान। यानी इसमें आपका अनुभव, ऑब्जर्वेशन और आपकी परिकल्पनाएं, और उसके लिए जो आपने सॉल्यूशन ढूंढा है, जो परिकल्पना आपने किया, वही आपका क्या है?
सॉल्यूशन है। तो उस परिकल्पना पे आपका काम करना, रिसर्च करना, वही होता है अनुभव सिद्ध अनुसंधान। इसको बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है, एम्पिरिकल रिसर्च। ये जो होता है किसके आधार पे? अवधारणा के आधार पे। यहाँ पे अवधारणाओं के आधार पे हम दो तरीके से देखते हैं। वैचारिक अनुसंधान, जो किसी दार्शनिक और विचारकों द्वारा नई अवधारणाओं को जन्म देने के लिए रिसर्च किया जाता है। अनुभव सिद्ध अनुसंधान, ये अनुभव और ऑब्जर्वेशन पे आधारित होता है। इसमें आप किसी समस्या के समाधान के लिए आप परिकल्पनाएं करते हैं। हाइपोथेसिस वही होता है जो आपकी समाधान हो, सॉल्यूशन, और फिर उस सॉल्यूशन को सही साबित करने के लिए आप डाटा कलेक्ट करते हैं और रिसर्च करते हैं। फाइनल में आपका उद्देश्य होता है कि आपने जो आज कल्पना किया है कि समस्या का ये समाधान होगा, उसी को आप साबित करना चाहते हैं। ठीक है, ये होता है अनुभव सिद्ध अनुसंधान। अब बात करते हैं उद्देश्यों के आधार पर रिसर्च को कितने भागों में बांटा गया है। किस आधार पे? उद्देश्य के आधार पे। उद्देश्यों के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पे 5 तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है अनुसंधान को, यानी रिसर्च को। वो कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला जो होता है वर्णनात्मक होता है। क्या है? वर्णनात्मक। नाम से ही पता चलता है कि इसमें किसी चीज का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, वर्णनात्मक शोध। देखिए, उद्देश्यों के आधार पे होता क्या है कि जो बहुत सारे आपके रिसर्च होते हैं उनका कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के तो रिसर्च होगा नहीं भाई। कोई उद्देश्य तो निर्धारित किया गया होगा ना आपके रिसर्च का, कि बिना उद्देश्य के ही आप रिसर्च कर रहे हैं। नहीं, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। जैसे किसी घटना का वर्णन करना, ठीक, या घटना के पीछे कारण क्या है, उस कारण को जानना, यह भी आपका उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, या फिर उस घटना और उस कारण के बीच में जो संबंध है, उन संबंधों को सामने लाना, यह भी उसका कारण, इसका एक उद्देश्य हो सकता है। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों के आधार पे ही इनको क्या करते हैं, 5 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। किसको? रिसर्च को, यानी शोध को। उसमें पहला क्या है? वर्णनात्मक शोध। इसमें क्या करते हैं? इसमें घटनाओं और जो समस्या है, जो घटना है और जो समस्या है, इनके बीच में वर्तमान परिस्थितियों में इसका अध्ययन होगा। ध्यान से सुनिए, घटना क्या है, समस्या क्या है, इनका वर्तमान परिस्थिति में अध्ययन, वर्तमान परिस्थिति में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, यही होता है वर्णनात्मक रिसर्च या फिर अनुसंधान। इसमें अनुसंधान जो है वो स्थिति, जो परिस्थिति बन रही है, क्या वर्तमान परिस्थिति जो है ये, इसका, इसी पे हमारा पूरा का पूरा रिसर्च क्या होता है? फोकस होता है। इसमें कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे क्या है, क्या है, क्या था। भाई वर्तमान परिस्थिति का मतलब हो गया कि क्या है, ये आज की स्थिति बता रहा है। लेकिन अगर ये आज है तो इसका मतलब पहले कुछ था। अब ध्यान से सुने कि अगर ये आज क्या है, ये आप ढूंढ रहे हैं कि वर्तमान में क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पीछे कुछ था भी, तभी तो आज वर्तमान में है। तो ये पहले क्या था? एक प्रश्न ये भी होगा आपके सामने, क्या है और क्या था, इसका जवाब हम इसमें क्या करते हैं? ढूंढने का प्रयास करते हैं इस तरह के रिसर्च में। ठीक है, इस तरह का जो शोध होता है वो व्यक्तिगत ना होकर के क्या होता है? सामूहिक होता है। ये व्यक्तिगत नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत का मतलब इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि क्या है? ये सामूहिक है। ठीक है, इसमें करते क्या है? सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ तथ्यों की खोज को भी क्या करते हैं? सम्मिलित किया जाता है। यानी हम क्या करते हैं? एक सर्वे करेंगे सर्च के दौरान, एक सर्वे जो किया जाता है, सर्वेक्षण जो लोगों के बीच में, जनसंख्या के बीच में जाकर के हम जानकारी कलेक्ट करते हैं, उसे सर्वे कहते हैं। तो जो सर्वे करेंगे और फिर उसकी क्या करेंगे? व्याख्या भी करेंगे, और उसके साथ साथ एक काम और करना है, जो फैक्ट हैं उनको भी हम खोजेंगे। किससे संबंधित? उस घटना से संबंधित उन तथ्यों को भी खोज निकाला जाएगा। जैसे किसी क्षेत्र या राज्य में कोई गरीबी है या शिक्षा है आदि का स्तर कैसा है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में आप जाइए और वहाँ पे गरीबी के स्तर पे आप जांच कीजिए, या शिक्षा का, एजुकेशन का क्या लेवल है वहाँ पे, इस पे आपको रिसर्च करना है। ठीक है, तो जब आप इस पे रिसर्च करने जा रहे हैं तो गरीबी का स्तर वर्तमान में भी देखना है आपको, या वर्तमान परिस्थिति में ही तो आपको रिसर्च करना है कि वहाँ पे एजुकेशन का क्या लेवल है। इसका मतलब ये हो गया कि आज क्या है ये पता कीजिए, और ये आप तब पता करेंगे ना जब आप तुलना किससे करेंगे? पहले क्या था। तो ये 2 सवाल आपके सामने होंगे कि शिक्षा का स्तर आज क्या है और पहले क्या था, और फिर आप क्या करेंगे?
कि पूरे के पूरे ग्रुप को यानी उस क्षेत्र के लोगों से एक तरफ से आप सर्वे कराएंगे कि भाई क्या हर परिवार में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े हैं, कितने लोग हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, इस तरह की चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे। और फिर उनसे सर्टिफिकेट जैसी जानकारी भी आप लेंगे, क्योंकि आप अब कोई आके मौखिक रूप से कह दे कि नहीं मैं ग्रेजुएट हूँ, तो आप कैसे मानेंगे? आपको तथ्यों को भी खोजना होगा। तथ्य का मतलब कि आप मार्कशीट से भी आप उससे कोई फॉर्म भरवाएंगे, भाई आप इसे भरिए और इसमें एक फोटोकॉपी लगाइए, तभी तो हम मानेंगे। इससे क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र की एक अच्छी खासी प्लानिंग आप तैयार करते हैं। ठीक है, तो वर्णनात्मक शोध में यही किया जाता है मुख्य रूप से। अब इसके बहुत सारे रूप हैं, एक 2-3 रूपों पे बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार का ये हो सकता है शोध। ये तो हो गया बेसिक जो वर्णनात्मक शोध की व्याख्या करता है, क्या है क्या था। सामूहिक रूप से हम इसको देखेंगे, क्यों? क्योंकि हम इसमें एक पूरे क्षेत्र को शामिल कर रहे हैं सर्वे के दौरान। ठीक है, अगर इसके प्रकारों पे बात करें कि इसमें कितने प्रकार के शोध आते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो होता है वो क्या है? ऐतिहासिक अनुसंधान। क्या है? ऐतिहासिक अनुसंधान। ये क्या होता है? ऐतिहासिक या इसको हिस्टोरिकल रिसर्च भी कहते हैं। ऐतिहासिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप हड़प्पा की खुदाई करने पहुंच जाएं, कभी मत समझिएगा। नाम से आप इतना ज़्यादा ताल्लुक मत रखिए कि आपका अर्थ बदल जाए। यहाँ ऐतिहासिक शोध का अर्थ ये हो गया कि इतिहास में कोई घटना घटी थी, उस घटना को आज जो वर्तमान में समस्या है आपके साथ, भाई बिना समस्या के आप तो रिसर्च करने गए नहीं है, तो जो आपके पास समस्या है, इस समस्या को, जो वर्तमान में प्रॉब्लम्स है, इसको आप किसी इतिहास में इस तरह की कोई समस्याएं आई हैं कभी, उस समय क्या किया गया था, उससे आप कुछ सीखें। यही होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, यानी इतिहास में घटित घटना से आप सीख करके वर्तमान समस्या का सॉल्यूशन ढूंढें, इसी को ऐतिहासिक रिसर्च कहते हैं। ठीक है, अगला होता है कार्योत्तर शोध। क्या है? कार्योत्तर शोध या अनुसंधान। इसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्वेश्चंस आए हुए हैं ये सब। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होगा। इतिहास की घटनाओं का आप विश्लेषण करें और आज की समस्या को, उन घटनाओं से कुछ सीख करके आज की समस्या का समाधान ढूंढे, यही होता है। लेकिन ये एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, कार्योत्तर क्या होता है? इसमें शोधकर्ता क्या है कि व्यवहारिक शोधों को अधिक महत्व देता है। आपको मैंने बताया था पहले ही कि जो व्यवहारिक शोध होता है और एक सैद्धांतिक शोध होता है। तो जो व्यवहारिक शोध होता है उसमें हम मनोभावों को जानने का प्रयास करते हैं, व्यवहार को जानने का प्रयास करते हैं, तो इसमें व्यवहारिक शोध को महत्व दिया जाता है। इस तरह का जो शोध होता है वो सामाजिक विज्ञान यानी जो सोशियोलॉजी है या फिर व्यवसायिक विज्ञान जो होता है उसमें इस तरह का शोध होता है, इसके प्रयोग किया जाता है इस तरह के रिसर्च का। ठीक है, इसमें शोधकर्ता पहले जो घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जो घटना घटित है, जो घटना घटी उसका अध्ययन किया जाता है, और उसके अध्ययन के बाद में घटना के प्रभाव के आधार पर क्या करते हैं, कारण ढूंढते हैं कि घटना क्यों और कैसे घटित हुई। बात समझ में आई? कार्योत्तर का मतलब होगा कि कार्य हो चुका है, कार्योत्तर। इसका आप संधि विच्छेद करके इसके अर्थ को समझ सकते हैं कि कार्योत्तर का अर्थ होगा कि अब आप जो अपना काम रिसर्च का कर रहे हैं वो घटना के बाद कर रहे हैं, घटना घटित हो चुकी है। तो पहले किसी घटना का अध्ययन करते हैं, फिर उसके कारण को जानते हैं, फिर उसके प्रभाव को देखते हैं, और फिर ये पता करते हैं कि घटना क्यों घटी और कैसे घटी। यही रिसर्च करते हैं इसमें, इसी को बोलते हैं कार्योत्तर शोध। ठीक है, इसमें कुछ चर होते हैं, जैसे घटना को घटित करने वाला जो कैरेक्टर होता है, यानी जो घटना हुई है उस घटना को करने वाला, उसके कुछ चर होंगे जिन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। उन कैरेक्टर्स को शोधकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। कभी कभी ये सवाल बनता है कि कार्योत्तर शोध में चरों पर शोधकर्ता का नियंत्रण होता है या नहीं होता है। चर, ये चर क्या होते हैं? दरअसल ये चर वही है जो घटना को घटित करने वाले जो कैरेक्टर होते हैं, जो कारक होते हैं, यानी जिनकी वजह से घटना घटी है। अगर ये ना होते तो घटना ही ना होती। तो क्या चर इसमें शोधकर्ता परिवर्तन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? शोधकर्ता परिवर्तन नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नहीं कर सकता, ये आप ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं कर सकता है इसमें परिवर्तन? अरे भाई, परिवर्तन तो आप तब करोगे ना जब ये कोई घटना करने वाला हो, तब आप जाके इसका हाथ पैर बांध दीजिए, घटना नहीं करेगा।
लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्योत्तर विधि है, ये घटना कर चुका है, घटित हो चुकी है घटना। अब आप चरों में क्या परिवर्तन करोगे। अब मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया, जब एक्सीडेंट हो गया है तो फिर अब आप ट्रीटमेंट पे ध्यान दीजिए और रोड की मरम्मत बाद में कीजिएगा। तो जो घटना हो गई है उसके चरों में शोधकर्ता यानी जो रिसर्चर वो कोई बदलाव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक सवाल पूछा है इसलिए मैंने इसको स्पेशली बता दिया है कि जो घटना घटित हो चुकी है उसके चरों में यानी उसके कैरेक्टर में कोई चेंजिंग शोधकर्ता अपने से नहीं कर सकता। ठीक है, एक होता है विश्लेषणात्मक अनुसंधान। क्या होता है, इसी का प्रकार है, उद्देश्यों के आधार पर ही। ये तो होगा वर्णनात्मक कार्योत्तर शोध और एक है विश्लेषणात्मक शोध। विश्लेषणात्मक शोध, ये जो वर्णनात्मक शोध है इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, वर्णन करना किसी चीज का। और जो विश्लेषणात्मक अनुसंधान होता है यानी एनालिटिकल रिसर्च, क्या होता है ये, एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरह के रिसर्च में क्या होता है, इसमें शोधकर्ता पहले से ही, कोई रिसर्चर है यानी आप हैं, तो जो पहले से आपके पास उपलब्ध तथ्य हैं या जानकारी है, जो भी जानकारी आपको अपने विषय से संबंधित है उनका उपयोग आप करें और फिर क्या करें, यह सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। कैसे, आपके पास कोई विषय सामग्री पहले से उपलब्ध है, कोई तथ्य है आपके पास, कोई जानकारी है आपके पास, आप उसको बेस बना रहे हैं अपने रिसर्च का, उसी का विश्लेषण कर रहे हैं आप। विश्लेषण का मतलब हो गया एनालाइज कर रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम करके उसके छोटे छोटे पहलुओं को आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो तथ्य आपके पास है आपको उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं आप। भाई किसी चीज़ को एनालाइज हम कब करते हैं, उसका विश्लेषण कब करते हैं, तभी ना जब हमको डाउट हो कि इसमें कोई मिस्टेक होगी कहीं। तो जो विश्लेषणात्मक अनुसंधान होता है उसमें शोधकर्ता के पास पहले से ही उपलब्ध तथ्य और जानकारी का वो क्या करता है, उपयोग करता है और यह सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। आलोचनात्मक का मतलब होगा कमियों को ढूंढने का प्रयास करना। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यह तो हो गए वर्णनात्मक शोध के 3 प्रकार। वर्णनात्मक शोध के 3 प्रकार हो गए जो आपने देखा। अब हम बात करते हैं कि दूसरा शोध क्या होगा। ठीक है, वर्णनात्मक के बाद में यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद में जो दूसरा शोध है वो दूसरा शोध होता है सहसंबंध शोध। ठीक है, क्या है, सहसंबंध शोध या रिसर्च। सहसंबंध शोध में घटना के 2 पहलुओं के मध्य संबंध को और उसके आपसी निर्भरता को, कोई भी घटना हो रही है उसके 2 पहलू हो सकते हैं। ठीक है, तो जो 2 पहलू हैं, भाई एक घटना जिसके साथ हुई, एक घटना जिसने किया। भाई घटना हो रही है तो एक तरफा तो होगी नहीं। मान लीजिए कि कोई भी, चाहे भूखमरी ही क्यों ना हो, एक तो भूखमरी हो गई और दूसरा जो उसके प्रभावों को झेला। तो 2 कारकों के बीच में ही किसी घटना का होना संभव हो सकता है। इनफैक्ट जब भूकंप आता है, जब भूकंप ही अगर आ रहा है कहीं पे, तो वो भी एक घटना है। अब उस घटना के पीछे भी उसके 2 पहलू हैं। एक तो जो भूकंप है वो अपना खुद एक पहलू है ही, दूसरा जिस क्षेत्र में भूकंप आया उस क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए, यानी जो प्रभाव डाल रहा है, जो प्रभावित हो रहा है, ये 2 पहलू होते हैं किसी भी घटना के। तो इन दोनों पहलुओं के मध्य में क्या संबंध है, ठीक है, और ये एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं, इन परिस्थितियों का क्या करते हैं, पता लगाया जाता है और उनके कारकों को पहचान की जा सकती है। ठीक है, पहचाना जाता है, पता किया जाता है और उसी पे रिसर्च क्या होता है, तैयार होता है आपका। तो जो सहसंबंध, नाम से ही आप देख लीजिए कि यहाँ पे किसी घटना के 2 पहलुओं के मध्य में अंतर संबंधों को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं या विश्लेषण करते हैं। ठीक है, एक होता है व्याख्यात्मक अनुसंधान। क्या होता है, व्याख्यात्मक अनुसंधान या शोध। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये क्या होता है, इसमें किसी घटना के 2 पहलुओं के बीच में, यहां भी आप ध्यान दें, 2 पहलुओं के बीच में कैसे और क्यों, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। किसी किसी में ही ये सवाल पूछा जाता है, कैसे और क्यों। इन 2 शब्दों का जवाब देने का प्रयास किया जाता है। कोई घटना हुई है, उसके जो दोनों पहलू हैं, उनके बीच में ये 2 घटना हुई है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, इन सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाता है।
जैसे विषय रटने से परीक्षा संबंधी तनाव क्यों हो रहा है। अगर परीक्षा संबंधी तनाव हो रहा है तो फिर कैसे हार्ट अटैक हो रहा है। परीक्षा संबंधी तनाव यानी तनाव की वजह से, टेंशन की वजह से हार्ट अटैक कैसे हो रहा है। तो यही तो यहाँ पे ढूंढना है आपको इस रिसर्च में, क्या है, क्यों तनाव क्यों हो रहा है। फिर तनाव अगर हो रहा है तो तनाव से हार्ट की बीमारी यानी हृदय रोग कैसे हो रहा है। तो जो तनाव है उसका संबंध हृदय रोग से कैसे है, यही हम इस रिसर्च में क्या करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यही होता है व्याख्यात्मक अनुसंधान। एक होता है समन्वेषी अन्वेषी अनुसंधान। समन्वेषी या अन्वेषी शोध, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसमें क्या होता है, ये जो मुख्य शोध होता है, मुख्य शोध का मतलब जो मेन रिसर्च है आपका, उसका लघु रूप यानी छोटा रूप होता है। ये घटना के दो या उसके अधिक पहलुओं के बीच में संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। जब कोई घटना होती है तो उसके बीच में क्या होता है, घटना का कारण है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बीच का जो रिलेशन होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको क्या करते हैं, उसके बीच में जो संबंध है उसको स्पष्ट करने के लिए इस तरह का रिसर्च होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना, तथ्यों को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना। ठीक है, अनुसंधान की क्या है, प्राथमिकताओं और उद्देश्यों की स्थापना करना। यानी ये वो रिसर्च है जो मुख्य रिसर्च से पहले आप करते हैं, यानी ये मेन रिसर्च का एक छोटा प्रारूप होता है, आप ये कह सकते हैं, मॉडल होता है। ठीक है, एक होता है प्रायोगिक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रायोगिक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये क्या होता है, प्रायोगिक का मतलब एक्सपेरिमेंट। जब आप किसी विषय में प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब वगैरह में, तो फिर उस तरह की रिसर्च को प्रायोगिक रिसर्च कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अनुसंधान कार्य होता है, यानी जो रिसर्च जो वर्क है आपका, वो किस पे डिपेंड करता है, किस सिद्धांत पे, कार्य कारण संबंध पे। क्या है, कार्य कारण संबंध। ठीक है, कार्य कारण संबंध का मतलब हो गया कि किसी भी घटना का कोई कारण होगा, ये सुनिश्चित है। कोई घटना है तो उसका एक कारण भी होगा, यानी एक घटना दूसरी घटना को अंजाम भी दे सकता है। यही होता है कार्य कारण संबंध। यानी आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसका कोई कारण है, जो कार्य आप कर रहे हैं ये कार्य भी किसी और कार्य का कारण बन सकता है। यही तो होगा कार्य कारण संबंध। इसमें यह निर्धारित किया जाता है, मान लीजिए कि आप लैब में बैठे हैं और आप H यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस मात्रा में मिलाएंगे, तब जाकर के मान लीजिए कि आपने हाइड्रोजन के दो अणुओं को एक अणु ऑक्सीजन का मिलाया और क्या बन के निकला, पानी, H2O। ठीक है, यही तो होता है भाई, हाइड्रोजन और H2O को मिला दिया जाए अगर इनको, ऑक्सीजन को, तो बन गया H2O यानी जल। ये आप प्रयोगशाला में क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। इसमें वास्तविकता अधिक होती है, वास्तविकता का मतलब सच्चाई। अब इसमें ये दोनों जो H है, हाइड्रोजन है, और जो ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है, कारक है, वो फैक्टर हैं। इन्हीं को चर बोलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, यानी जो मिल करके क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं, अगर जल बना रहे हैं तो फिर यही तो कारक होंगे, यही तो वो चर होंगे। और जो चर होते हैं यहाँ पे इनकी मात्रा को शोधकर्ता बदल सकता है। शोधकर्ता क्या कर सकता है, बदल सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह के अनुसंधान में जो चर होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, उन पे कंट्रोल होता है किसका, रिसर्चर का। यानी जो शोधार्थी है उसका पूरा नियंत्रण होता है कि वो चरों को अपने अकॉर्डिंग रखे, जिस तरीके से वो चाहे। भाई वो H के दो अणुओं के बजाय बल्कि H के 3 अणु को डाल सकता है, 4 वो डाल दे, प्रोडक्ट दूसरा निकल कर आएगा, परिणाम दूसरा आएगा। यानी वो जितना चाहे इसमें बदलाव कर सकता है। ठीक है, तो इसमें चरों पे नियंत्रण शोधार्थी का होता है। इस तरह का जो रिसर्च होता है वो आमतौर पे विज्ञान के विषयों में ज़्यादा होता है। ठीक है, खास तौर पे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, इन सब में इसका प्रयोग इस विधि का ज़्यादा होता है। जो चर होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके के चर होते हैं। पहला जो होता है स्वतंत्र चर कहते हैं इन्हें, स्वतंत्र चर।
स्वतंत्र चर का मतलब जिन तत्वों पर, जिस फैक्टर पे कोई नियंत्रण नहीं है किसी का, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसमें आप बदल नहीं सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो आपके आदेशानुसार कार्य नहीं करेंगे, बल्कि वो स्वतंत्र हैं, उनको क्या करते हैं, स्वतंत्र चर कहते हैं। ये दूसरे चरों को प्रभावित करते हैं, ये दूसरे चर को प्रभावित करते हैं। स्वतंत्र चर जैसे अध्यापक है, अध्यापक स्वतंत्र चर है, वो स्टूडेंट को प्रभावित करता है। अध्यापक स्वतंत्र कैसे? भाई उस पे स्टूडेंट का कोई नियंत्रण नहीं होता है, विद्यार्थी का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन विद्यार्थी पे अध्यापक का नियंत्रण जरूर होता है। तो अध्यापक कैसा चर हो गया? स्वतंत्र चर हो गया। यानी इसमें प्रयोग करता है जिस चर में परिवर्तन क्या करता है, जिसमें आप कोई चेंजिंग ना कर सकें एज ए स्टूडेंट के तौर पे, आप रिसर्च के दौरान, वो क्या होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं। जैसे कि टीचर, भाई शिक्षण की प्रक्रिया में 3 चर होते हैं। एक तो हो गया टीचर जो स्वतंत्र चर है, दूसरा चर कौन से होंगे, आश्रित चर। आश्रित चर का मतलब हो गया जो पहले स्वतंत्र चर पे निर्भर होते हैं, यानी अगर ये चाहे तो ये उठेंगे, ये चाहे तो ये बैठेंगे, ये चाहे तो ये दौड़ेंगे, तो ये इन पे निर्भर करता है। यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हैं अध्यापक, यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक। एक चर और होता है बाह्य चर। बाह्य चर या हस्तक्षेप चर कह सकते हैं। हस्तक्षेप चर शिक्षण प्रक्रिया में माना जाता है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट और अध्यापक का एग्जाम्पल समझने के लिए आपको दिया हूँ, अदरवाइज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसर्च और कुछ आंकड़ों के, कुछ फैक्ट्स की, ठीक है। तो टीचर और स्टूडेंट वो आंकड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन आप समझ लीजिए कि चर की प्रकृति कैसी होती है। निर्भर नहीं होता है, ये स्वतंत्र होता है, ये आश्रित होता है जो किसी पे निर्भर होता है, डिपेंडेंट चर होता है। लेकिन एक होता है बाह्य चर, एक ऐसा चर भी होता है जो बाहर अपना एब्सोल्यूट तरीके से चुपचाप खड़ा है, उसका कोई योगदान नहीं है घटना में, ठीक है। वो होता है क्या, यानी जो शोधार्थी होता है, रिसर्चर होता है, वो किसी ऐसे फैक्टर का पूरा प्रयोग नहीं करता है, बल्कि उसे बाहर ही रखता है, उसका कोई शोध में कोई योगदान नहीं होता है। ऐसे चर को या ऐसे कारक को क्या कहते हैं, बाह्य चर, ठीक है। यह आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक शब्द और मिलता है आपको, रिफ्लेक्सिविटी क्या है, मैं इसको स्पेशली कहूँगा कि इसके आगे नोट करके लिख लीजिएगा। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्शन तो आप समझ ही रहे होंगे, रिफ्लेक्सिविटी ये क्या होता है? इसका प्रयोग कारण और प्रभाव के बीच में चक्रीय संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। चक्रीय संबंध को दर्शाने के लिए मतलब कि किसी कारण से कोई घटना घटी और उस घटना के कारण दूसरी घटना घटी और उस घटना के कारण फिर तीसरी घटना घटी, इस तरह की घटना घटने को एक चक्र बनता है, पूरा का पूरा सर्कुलर रिलेशन होता है, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। एक सिद्धांत के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे किसी कारण कोई घटना घटती है, इस घटना के कारण कोई और घटना घटती है, कोई और घटना घटती है, इस घटना के कारण कोई और घटना घटती है। फॉर एग्जाम्पल गरीबी और गरीबी का कारण बेरोजगारी। देखिए गरीबी है, गरीबी के कारण बेरोजगारी है और बेरोजगारी के कारण गरीबी भी है। भाई बेरोजगारी है तो किसी के पास पैसा ही नहीं, रोजगार नहीं है तो वो गरीब ही रहेंगे, अगर गरीब है तो उनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार ही है। होता है कि नहीं? इकोनॉमी में आप गरीबी का दुष्चक्र पढ़ते हैं। गरीबी के दुष्चक्र में क्या होता है, यही तो देखते हैं कि गरीबी ही गरीबी का कारण है। तो वो एक चक्र होता है कि एक कारण दूसरी घटना को, वो घटना किसी और के लिए कारण बनेगी, फिर एक घटना घटेगी, उस घटना से कोई दूसरी घटना घटेगी, एक पूरा का पूरा सर्कुलर रिलेशनशिप होता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। ये आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये शब्द आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो ये शोध के प्रकार थे जो आपने देखा और उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा। अगली क्लास में हम शोध के विभिन्न चरणों पे बात करेंगे कि शोध कार्य जो है, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, ये रिसर्च में आपने तो देख लिया इतने प्रकार का रिसर्च होता है, लेकिन अब जानना जरूरी है कि जब आप कोई एक रिसर्च करना शुरू करते हैं तो उसके कितने चरण होते हैं और उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना होता है, कैसे आपका रिसर्च कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।